हेलो एंड वेलकम टू पैसा लाइव। हमारे साथ हैं एक स्पेशल गेस्ट सीए कशिश गुप्ता। इनके साथ आज हम बात करने वाले हैं बहुत सारे टैक्स के कंप्लाइंसेस के ऊपर, टैक्स स्ट्रक्चर के ऊपर और स्पेशली बिजनेस मैन अगर आप हैं, अगर आपका खुद का कोई व्यवसाय है, कोई काम धंधा है या फिर अगर आप कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो किन चीज़ों पर आपका ध्यान ज़रूर होना चाहिए, वो आज ये डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं हमें इस इंटरेक्शन के अंदर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आवर शो। थैंक यू। बात करते हैं, अभी जैसे हमने इंट्रोडक्शन में भी बोला कि अगर कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है लेकिन उसे टैक्स स्ट्रक्चर की इतनी नॉलेज नहीं है, उसे यही नहीं पता कि टैक्स के अंदर डिटेल्ड डेप्थ नहीं है, पहली कुछ सिंपल चीज़ें जो उसको ज़रूर पता होनी चाहिए। देखिए, कोई भी अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है तो टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ज़रूरी हो जाता है कि वो अपना बिजनेस स्ट्रक्चर समझे कि कौन सा बिजनेस स्ट्रक्चर उसके लिए सही है और कैसे सही है और उसे क्यों उस स्ट्रक्चर को चूज़ करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं एक ऐसा इंडिविजुअल हूँ जो एक को फाउंडर के साथ अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है तो उसके पास 3-4 ऑप्शंस होते हैं, पार्टनरशिप का, एलएलपी का और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का। बट सबके स्ट्रक्चर जो टैक्स के हैं वो डिफरेंट है। पार्टनरशिप में थोड़ी सी कंप्लाइंसेस कम है, टैक्स स्ट्रक्चर टैक्स 30% का आता है, एलएलपी में 30% का टैक्स रेट आता है, बट थोड़ी सी कंप्लाइंसेस बढ़ जाती हैं। फिर कंपनी आती है, कंपनी में जनरल एक टैक्स रेट है 25% का, और अगर आप कुछ कंडीशंस फुलफिल कर देते हैं तो वो टैक्स रेट 25% से भी कम हो जाता है। तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि क्या मैं उस जो कंडीशंस हैं उनको फुलफिल करता हूँ, क्या मैं उसमें जा सकता हूँ। तो उसके लिए एक बेसिक जानकारी होना बड़ा ज़रूरी है, और अगर आपको बेसिक जानकारी नहीं है तो आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप किसी टैक्स कंसल्टेंट को कंसल्ट करें और उसकी प्रॉपर जानकारी लें और उसी के बाद बिजनेस स्टार्ट करें। अच्छा, बिजनेसमैन जो होते हैं, बिजनेस वालों को कौन सी इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के बड़े सारे फॉर्म्स होते हैं, बिजनेसमैन को कौन सा फॉर्म फिल करना चाहिए? देखिए, बिजनेसमैन अगर इंडिविजुअली अपनी रिटर्न फाइल कर रहा है तो वो ITR 1, 2, 3 या 4 ही फाइल करेगा। अच्छा, अगर कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है या अब ये हाल फिलहाल में बिजनेस शुरू करा है और अब ITR भरने का ऑफ कोर्स टाइम आ रहा है, तो कौन सा इनकम टैक्स रिटर्न का फॉर्म उसे फिल करना होगा? जब आप एक बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको अपनी फाइलिंग्स के लिए बहुत ध्यान रखना है। जब आप फाइलिंग करते हैं इनकम टैक्स रिटर्न की तो अलग अलग फॉर्म्स हैं जो आपके ऊपर एप्लीकेबल हो सकते हैं। अगर एक पार्टनरशिप फर्म आप हैं तो ITR 5 आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। अगर एक आप पब्लिक या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो ITR 6 फाइल होगी। इसके साथ ही ये तो आपकी बिज़नेस की बात हुई, एज एन इंडिविजुअल आपको भी कुछ रिटर्न्स फाइल करनी है तो वो ITR 2, 3 या 4 हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि किस तरह का आपका स्ट्रक्चर है। अच्छा, अगर कोई फर्स्ट टाइम बिजनेसमैन है, कोई फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर है जिसे अपने फाइनेंसेस एंड अकाउंट्स हैंडल करने उतने अच्छे से नहीं आते, ऐसे लोगों के लिए आपकी क्या सलाह है? कोई टिप्स एंड ट्रिक्स अगर आप हमारे व्यूअर्स को बता दें। देखिए, सबसे पहले तो जब आप एक बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले दिन से आपको ये ध्यान रखना है कि अपने बिज़नेस और पर्सनल एक्सपेंसेस को सेपरेट रखना है। कई बार ये हम गलती करते हैं कि अपने बिज़नेस और पर्सनल एक्सपेंसेस को मिक्स कर देते हैं। उसके बाद बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है अपनी अकाउंटिंग प्रॉपर्ली मेंटेन करके रखना। आप विड्रॉ करते रहते हो, मतलब कोई बाउंड्री मेंटेन नहीं कर पाते हैं। जी, विड्रॉ भी करते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि मैं पर्सनल एक्सपेंसेस अपनी बिज़नेस के अकाउंट से कर देता हूँ, बिज़नेस के एक्सपेंसेस अपने पर्सनल अकाउंट से कर देता हूँ। सो वी हैव टू मेंटेन अ क्लियर डिस्टिंक्शन कि ये मेरा पर्सनल एक्सपेंस है और मेरे पर्सनल अकाउंट से ही जाए, और ये मेरा बिज़नेस का एक्सपेंस है, मेरे बिज़नेस के अकाउंट से ही जाए। दूसरी चीज़, आपको अपनी कंप्लाइंसेस का ध्यान रखना है कि मैं कंप्लायंट हूँ। तो बहुत सारी कंप्लाइंसेस एज अ बिज़नेस आपके ऊपर आ जाती है, GST की, इनकम टैक्स की, TDS की, और अदर कंप्लाइंसेस भी आपके ऊपर हो सकती हैं, जैसे PF ESI या फिर सेक्टरल कुछ कंप्लाइंसेस हो सकती हैं। तो आपको शुरू से ही ध्यान रखना है कि आप कंप्लायंट रहें। अगर ये कंप्लाइंसेस आप किसी भी स्टेप पे मिस करते हैं तो हो सकता है कि आपको उसका भारी भुगतान करना पड़े। इसके अलावा हम पहले दिन से ही अगर प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करके रखें तो उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। हम क्या करते हैं कि हम सोचते हैं कि अभी तो मेरा नया बिजनेस है या मेरा छोटा ये बिजनेस है। गलती बहुत लोग कर जाते हैं, जी, शुरू के 2-3 साल में उन्हें लगता है कि हाँ अभी जी, ध्यान देंगे देंगे बिल्कुल। देंगे। और जब ये शुरू में ध्यान नहीं देते और जब बिज़नेस स्केल करने लगता है तो थोड़े दिनों बाद उन्हें पता लगता है कि मेरे तो पुराना अकाउंट्स ही प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं है, मेरे पास तो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही। जब वो बैंक लोन के लिए जाते हैं या फंडिंग के लिए जाते हैं तब ये कंप्लायंस वाले या प्रॉपर अकाउंटिंग ना मेंटेन करने के जो नुकसान हैं उनको बियर करने पड़ते हैं। आपने कहा कि अगर वो अपनी बुक ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते तो उन्हें आगे जाके प्रॉब्लम आ सकती है, मतलब कोई इस तरह की लीगल प्रॉब्लम भी आ सकती है? देखिए, लीगल कभी नोटिस प्रॉब्लम्स, इशू हो सकता है? जी, लीगल प्रॉब्लम्स भी है और बिज़नेस से रिलेटेड अदर प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। लीगल प्रॉब्लम्स कैसे हो सकती है? जैसे मैंने अपने बिज़नेस के प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं किए और 4 साल बाद
मेरा इनकम टैक्स से कोई स्क्रूटनी का केस लग जाता है या कोई इंक्वायरी आ जाती है, उस डेट में मुझे वो डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। और जब ऐसी कोई स्क्रूटनी आती है इनकम टैक्स से या किसी और विभाग से जैसे कि जीएसटी, तब ओनर्स मेरे ऊपर है, मुझे प्रूव करना है या मुझे डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। और अगर मैं वो डिटेल्स ही नहीं प्रोवाइड कर पाऊँगा तो बड़ा ऑब्वियस है कि डिपार्टमेंट मुझसे एडिशनल टैक्स, पेनल्टी या इंटरेस्ट मांग सकता है। सर आजकल हम एक और चीज़ देख रहे हैं कि जीएसटी के काफ़ी केसेस आ रहे हैं। जीएसटी की चोरी जिसे कहते हैं वो आजकल पकड़ी जा रही हैं, बहुत कॉमन सा हो गया है। जीएसटी ऐसे लोगों को नोटिस भेज रहे हैं। ये पूरा का पूरा मामला क्या है और कैसे, अगर आप ये कर रहे हो तो वाई यू मस्ट स्टॉप राइट हियर, और अगर आप सोच भी रहे हो तो वाई यू शुड नॉट इवन थिंक अबाउट इट? देखिए, जीएसटी चोरी की जो बात है, आज से मैं इसको एक और मैटर से रिलेट करना चाहूँगा। देखिए, सत्यम का एक केस हुआ था जिसके बाद कंपनीज एक्ट में रिवैम्प हुआ था और कंपनीज एक्ट बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर दिया गया था। तो उसी तरीके से जीएसटी में क्या हो रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो चोरी करते हैं या गलत तरीके से इनपुट लेते हैं, और उनके चक्कर में कानून इतना सख्त होता जा रहा है कि जो एक नॉर्मल बिजनेस है उसे परेशानी झेलनी पड़ रही है। तो पहली तो ये बात हुई। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर आप इनपुट गलत अवेल करते हैं तो वो तो आपको बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, क्योंकि डिपार्टमेंट इतना एक्टिव हो गया है, इतनी इन्फॉर्मेशन उसके पास है, इतने तरीके से वो आपको कैच कर सकता है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो ऐसी चीज़ें तो बेटर टू अवॉइड, ठीक है, आप करें ही ना। और इसके अलावा क्या है कि अब सिस्टम जो है वो डिजिटल की तरफ मूव कर गया है। पहले कुछ साल पहले इनकम टैक्स में भी हम मैनुअली जाके रिटर्न सबमिट कराते थे, और जीएसटी तो शुरू से ही डिजिटल है। तो जब डिजिटल सिस्टम हो जाता है तो डिपार्टमेंट के पास डाटा एनालिटिक्स काफ़ी बढ़ गया है। तो अब डिपार्टमेंट में ऐसा नहीं है कि उन्हें मैनुअली जाके देखना पड़ रहा है कि कहाँ पे गलती हो सकती है या कहाँ पे फ्रॉड के चांसेस है। उनके पास डाटा इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना कलेक्टिव डाटा है कि वो तो पकड़े जाने के चांसेस बढ़ गए चांसेस हैं। है। और अगर मान लीजिए कोई पकड़ा जाता है तो वर्स्ट केस सिनेरियो में क्या पनिशमेंट होती है? बिकॉज लोगों को शायद पनिशमेंट के बारे में पता ही नहीं है। वो जीएसटी की चोरी करे जा रहे हैं ये सोच के 10-20 हज़ार रुपए है, बट उन्हें ये नहीं पता कि बहुत ज़्यादा इम्प्लीकेशंस हैं इसके। देखिए, जीएसटी में ऐसा है कि अगर आप चोरी कर रहे हैं तो आपको बहुत सारी पनिशमेंट्स आती हैं। आपने बात की 10-20 हज़ार रुपये की, तो 10-20 हज़ार रुपये पर तो शायद आप इंटरेस्ट और पेनल्टी देकर छूट जाएं, पर अगर अमाउंट ज़्यादा है तो उसमें आपको जेल तक हो सकती है। ऐसे बहुत सारे केसेस अभी सुनने में आए हैं जहाँ पे जो असेसी है उसने टैक्स की चोरी की है और गलत तरीके से आईटीसी अवेल किया है और उसको जेल भी हुई है। नॉट ओनली असेसीज, इनफैक्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए बड़ा डिफिकल्ट हो गया काम करना। अभी 3 साल पहले गुड़गांव में कुछ ऐसा केस हुआ था जहाँ पे 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को जेल कर दी गई थी। तो हमें बड़ा सावधानी से काम करना है। सही गलत बाद में पता लगेगा जब वो केस खुलेगा, केस जाएगा, बट इनिशियल ही डिपार्टमेंट के पास इतनी पावर्स हैं कि वो आपको इम्प्रिजनमेंट दिलवा सकती हैं, आपको जेल तक पहुंचा सकती हैं। और मान लीजिए अगर किसी ने गलती कर दी और अब रियलाइजेशन के बाद अब वो वापस पैसा भरना चाहे तो क्या इस तरह का कोई ऑप्शन है? इंटरेस्ट के समेत, ब्याज समेत, अगर वो पेनल्टी भरना चाहें? जी, देखिए, एक्ट में टाइमलाइंस हैं, 2 सेक्शन आते हैं, सेक्शन 73, सेक्शन 74। दोनों आपके लिए इसीलिए हैं कि अगर आपने गलत आईटीसी अवेल किया है या किसी तरीके की डिपार्टमेंट ने आपको गलती करते पकड़ा गया है तो वो आपसे रिकवरी कर सकते हैं, ठीक है। तो उन सेक्शंस की कुछ टाइमलाइंस है, पर अगर आप खुद से जाके उन टाइमलाइन से पहले ही जमा करा देते हैं तो फिर कोई समस्या ही नहीं, क्योंकि आपने तो अपनी गलती ठीक कर दी ना। अब इसके बाद भी हो सकता है कि डिपार्टमेंट में आपका केस लग जाए, तब आप ये बता सकते हैं, ये दिखा सकते हैं कि मेरे से गलती हुई थी और मैंने बाद में जब उसे रेक्टिफाई किया, जब वो मेरी नज़र में आई तो मैंने वो जो गलती है वो ठीक कर दी, ठीक है। इसके अलावा गवर्नमेंट भी समय समय पर बहुत सारी एमनेस्टी स्कीम्स लाती है, वो टैक्स पेयर के बेनिफिट के लिए होती है कि अगर आपसे कुछ गलती हो गई है, चाहे वो जानबूझ के हुई है चाहे गलती से हुई है, तो आप उसे रेक्टिफाई कर सकते हैं, उसे ठीक कर सकते हैं। और अभी जीएसटी तो क्या है, इवॉल्विंग टैक्स है एक, राइट। बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ, अभी 7 साल हुए हैं उसे आए, तो उसमें चीज़ें इवॉल्व हो रही है, डिपार्टमेंट भी समझ रहा है, एसएससी भी समझ रहा है, बहुत सारे लिटिगेशंस भी होते हैं, क्लासिफिकेशन पे, टैक्स रेट क्या लगना है, इस सर्विस पे लगना है या नहीं लगना है। तो गलतियाँ जेन्युइन भी हैं, खासकर जो पहले 4-5 साल हैं उसमें बहुत सारी ऐसी गलतियाँ हुई हैं जहाँ पे एसएससी को नहीं पता था या एसएससी का कुछ व्यू पॉइंट था, डिपार्टमेंट का कुछ व्यू पॉइंट था, तो वो धीरे धीरे समझ आ रही हैं, केस लॉज आ रहे हैं। अच्छा, ऐसे भी बहुत सारे केसेस आते हैं कि लोगों को पता ही नहीं कि उनके नाम से फर्म बनी हुई है और टैक्स की चोरी भी हो रही है और लोग बेचारे फंस जाते हैं। ऐसे लोग क्या करें जिन्हें पता ही नहीं है, एंड आपकी उनको क्या सलाह होगी? देखिए, सबसे पहले तो अपने डाटा का इस्तेमाल जो है बड़ा ध्यान से करें। कहीं पे भी आप कोई डॉक्यूमेंट देते हैं तो सतर्क रहें।
मैं आपको बताऊंगा, आप अभी सिंपली गूगल पे जाइए और कुछ आपको चीज़ें लिखनी है, आधार कार्ड डायरेक्टरी, इस तरीके की कुछ चीज़ें करेंगे तो यू विल बी सरप्राइज्ड। कुछ वेबसाइट्स है जिन पे आपको ओपनली आधार, पैन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट्स बड़ा इजीली मिल जाएंगे। मतलब डेटा, सिंपली गूगल पे डेटा मिल रहा है, डेटा मिल रहा है सिंपली गूगल पे। तो आपका बड़ा सावधान रहना है कि आप जहाँ भी चीज़ें दे रहे हैं उसका उनसे भी इंश्योर करें कि वो डाटा की सेफ्टी कैसे इंश्योर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बैंक में ही बैंक अकाउंट ओपनिंग के लिए डॉक्यूमेंट दे रहा हूँ तो आप उनसे सवाल कीजिए कि वो डाटा की सेफ्टी कैसे इंश्योर कर रहे हैं। तो हमें जागरूक होना पड़ेगा सबसे पहले अपने डाटा के लिए। दूसरी चीज़, अगर फिर भी हमारे पास ऐसा कोई केस आ जाता है कि मेरा पैन कार्ड, मेरा आधार कार्ड यूज़ करके कोई बैंक अकाउंट ओपन हुआ है या कोई फर्म ओपन की गई है, तो जैसे ही मुझे उसकी जानकारी लगती है, सबसे पहला काम है आप एक FIR कीजिए जाके। इसकी जानकारी कैसे पता चले? आपने एक वेबसाइट बताई जिस पर डेटा मिल रहा है ओपनली, लेकिन आपका पैन अगर मैंने इस्तेमाल किया है तो आप कैसे, कोई पब्लिक डोमेन पे कोई ऐसा पोर्टल है जहाँ पे हम अपना पैन नंबर डाल के पता कर सकते हैं? ये देखिए, आप अगर GST के पोर्टल पे जाएंगे तो आपको अपने पैन से अपना डिटेल्स मिल जाएगी। और अगर GST आपके ही पैन पे और डिटेल मिले तो मतलब गड़बड़ हो गई है। बिल्कुल। देखिए, GST की वेबसाइट पे आप जाएंगे www.gst.gov.in, उस पर एक फंक्शनैलिटी होती है सर्च टैक्स पेयर। सर्च टैक्स पेयर पे जाके आपको 2-3 ऑप्शन मिलते हैं। तो उसमें एक ऑप्शन होता है सर्च बाय पैन। अपना पैन नंबर डालें, सिक्योरिटी कोड डालें और सर्च करें। अगर आप GST में रजिस्टर्ड नहीं हैं और वहाँ पे डिटेल्स आ जाती है तो समझिए आपके साथ फ्रॉड हो चुका है। आप इमीडिएटली जाके FIR कराएं और GST में भी लिख के बताएं कि ये मेरी फर्म नहीं है और इस तरीके की मुझे जानकारी मिली है। तो मान लो अगर जैसे एग्जांपल मैं एक सैलरीड एम्प्लॉय हूँ, ठीक है, तो मेरे पास तो कोई फर्म है नहीं, जी अगर मेरा पैन GST की वेबसाइट पे मुझे मिल गया, विच मीन्स गड़बड़ हो चुकी है, जी राइट? तो Right. अगर कोई भी इंडिविजुअल टैक्स पेयर है जो बिजनेस नहीं चलाता है, जी उसका डेटा GST पे है, तो यानी कि गलत बिल्कुल इस्तेमाल हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब आपने रजिस्टर्ड ही नहीं कराया और वहाँ पे वेबसाइट पे आपका GST नंबर दिखाया तो बड़ा ऑब्वियस है कि आप गड़बड़ हो चुकी है। जी तो बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दिया आपने, मतलब आई थिंक हर किसी को ये करना चाहिए और पता भी चलेगा कि कहीं आपके पैन का ऑलरेडी मिसयूज तो नहीं हो चुका। देखिए, ये तो एक तरीका है, सिर्फ आप अगर GST से ही डर रहे हैं, पर हो सकता है किसी ने आपके नाम पे इनकम टैक्स में कुछ कर रखा हो। अभी डिपार्टमेंट ना इनकम टैक्स के, अभी हम सिर्फ GST की बात कर रहे हैं, तो इनकम टैक्स में भी ऐसे काफ़ी केसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने एक मेरी बिल्डिंग थी, वो मैंने रेंट पे दी हुई थी किसी को। वो एम्प्लॉई उस पर HRA का क्लेम ले रहा था। अब वो लेता रहा। अब आज की डेट में वो वैकेट करके जा चुका है वो जगह, ठीक है, बट स्टिल ऑफिस में डिडक्शन क्लेम करने के लिए उसने मेरा पेन यूज़ कर दिया, तो वो मेरे इनकम टैक्स के पोर्टल पे दिखाई और 1 देगा। लाख से कम का अगर आप दिखा रहे हो तो आपको हाँ, approval पैन भी की नहीं जरूरत लेना, नहीं पैन है की भी जरूरत नहीं है। जी। 1 लाख से कम के केस में तो पैन की जरूरत नहीं है, और वो तो थोड़ा नेग्लिजिबल सा अमाउंट हो गया, शायद लोग उतना यूज़ भी नहीं करेंगे। बट अगर उससे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं मेरे पैन पे, तो वो दिख गया ना कि एक बार आपने पैन दिया तो वो इस्तेमाल होता चला जाएगा। जी। देखिए, होता चला जाएगा एक अलग चीज़ है, तो ऐसे तो फ्रॉड ही है ना वो, तो वो हम उसमें रोक नहीं सकते, बट हम सेफ्टी रख सकते हैं अपनी, सतर्क रह सकते हैं। जी, हम अगर कोई जहाँ पे भी हम अपने डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं तो प्लीज़ इंश्योर सबसे पहले कि वो डाटा कैसे दे रहे हैं, और जब भी दे रहे हैं तो उसे क्रॉस चेक करके आप दीजिए। अभी हमने बात करी कि इंडिविजुअल्स को या बिजनेसेस को GST से कैसे बच के रहना है अगर चोरी होती है। अब एक बात बताइए, मान लीजिए अभी हमने बात करी थी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की। अगर कोई व्यक्ति जिसने बाय चांस बिजनेस अपना काम शुरू करे हुए इकट्ठे 3-4 साल हो चुके हैं और प्रॉफिट्स भी आने शुरू हो चुके हैं, लेकिन वो डेलिबरेट अटेम्प्ट, जानबूझकर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर रहे, ऐसे लोगों, ऐसे बिजनेसेस को क्या हो सकता है? देखिए, अभी थोड़े दिन पहले एक न्यूज़ आई थी कि जिसमें एक लेडी को जेल हुई थी। जेल क्यों हुई थी? क्योंकि वो रिटर्न नहीं फाइल कर रहे थे। तो कोई भी कानून है उसमें सिंपल प्रावधान क्या है कि वो सबसे पहले तो आपको एक मौका देंगे, एक SCN भेजेंगे, शो कॉज नोटिस भेजेंगे, आपको कहेंगे कि आपने रिटर्न नहीं फाइल किया है। अभी भी देखिए, पॉलिटिकल डोनेशंस का एक मुद्दा चल रहा है, जिस पे आप, जिन लोगों ने पॉलिटिकल डोनेशंस ली हैं या दी हैं, उनको मैसेजेस आ रहे हैं। तो वो डिपार्टमेंट की तरफ से एक अटैम्प्ट है, आपको सतर्क किया जा रहा है कि अगर आपने कुछ गलती की है तो उसे सुधार लें, अगर आपने फाइलिंग नहीं की है तो फाइलिंग कर लें। इनकम टैक्स की जो ड्यू डेट्स होती है उस पर भी ऐसे मैसेजेस आते हैं। तो सबसे पहला डिपार्टमेंट का स्टेप क्या रहता है कि आपको एक मौका देते हैं वो, ठीक है। उस पर भी अगर आप उस चीज़ को ठीक ना करें तो फिर सेकंड क्या होता है, जब वो डेट्स निकल जाती हैं, ड्यू डेट्स निकल जाती हैं, तब फिर वो आपको नोटिस भेजते हैं, आपसे इन्फॉर्मेशन मांगते हैं। अब अगर आप टाइमली इन्फॉर्मेशन देते हैं
तो डिपार्टमेंट उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आपका केस जो है असेस करेगा। अगर उस असेसमेंट में आप सारे डॉक्यूमेंट सही तरीके से दे पाते हैं और डिपार्टमेंट सेटिस्फाइड है तो वो नॉर्मली क्लोज हो जाएगा। बट अगर आप वो डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस नहीं कर पाते, आप सेटिस्फाई नहीं कर पाते डिपार्टमेंट को कि आपने जो क्लेम्स किए हैं वो सही हैं, तब फिर एडवर्स एक्शन होता है, इंटरेस्ट पेनल्टी। और अगर इस तरीके की केसेस है जहाँ पे आप रिस्पॉन्ड ही नहीं करते, कॉन्टीन्यूसली रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे, तो वो अलग अलग सेक्शन लगाते जाएंगे और एंड रिजल्ट क्या होगा, आपको उसमें भी इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। बट अगेन ये सारा क्वांटम ऑफ टैक्स इवेड पे डिपेंड करता है। जितना कम टैक्स है उतनी कम पेनल्टीज है, जितना वो अमाउंट बढ़ता जाएगा उतनी सीवियर पनिशमेंट है। या फिर ड्यूरेशन बढ़ती जाएगी? जी बिल्कुल, ड्यूरेशन के साथ भी। और अगर ड्यूरेशन ज़्यादा हो गया बट अमाउंट छोटा सा है तो शायद नहीं होगी, इतनी हार्श स्टेप डिपार्टमेंट ना ले। बट अमाउंट ज़्यादा है और आप रिस्पॉन्ड भी नहीं कर रहे हैं तो डिपार्टमेंट के पास कोई और तरीका रहता नहीं, फिर वो उसी पे जाते हैं, आपके बैंक अकाउंट सील कर देते हैं, आपकी प्रॉपर्टी कुर्की कर सकते हैं वो, और फिर आपको इम्प्रिजनमेंट तक ले जा सकते हैं। अब वो डिपेंड करता है किस सेक्शन में आप फॉल कर रहे हैं। तो ऐसे कोई लाइसेंस हो, ऐसे कोई टैक्स की चीज़ें हो, ऐसे कोई सर्टिफिकेट्स हो, रजिस्ट्रेशंस हो जो हर बिजनेस के पास ज़रूर होने चाहिए, वो बता दीजिए। देखिए, बिज़नेस को सबसे पहले तो अपना एक स्ट्रक्चर डिसाइड करना है कि वो कैसे बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है। वो स्ट्रक्चर आप रजिस्टर करवा लीजिए। प्रोप्राइटरशिप का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता, तो प्रोप्राइटरशिप आप सिंपली स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, LLP या पार्टनरशिप बनानी है तो रजिस्टर करवाएं। दूसरा स्टेप है उसका पैन और 10 ले। तीसरा आपको देखना है कि आप क्या टर्नओवर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको GST लेना पड़ सकता है। आप एम्प्लॉयज़ कितने हायर कर रहे हैं, PF ESI के रजिस्ट्रेशन आपको लेने पड़ सकते हैं। फिर उसके बाद सेक्टरल रजिस्ट्रेशन आते हैं, ये लाइसेंसेज आते हैं। जैसे कि अगर मैं सिक्योरिटी गार्ड्स का रजिस्ट्रेशन, सिक्योरिटी गार्ड्स की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ तो मुझे पसारा का लाइसेंस लेना होगा। अगर मैं फूड ऑपरेटर हूँ तो मुझे फसाई का लाइसेंस लेना होगा। तो इस तरीके के आपको लाइसेंसेस का देखना है। तो ये सेक्टर स्पेसिफिक होते हैं। अगर मैं कोई कॉल सेंटर चला रहा हूँ तो मुझे ट्राई से लाइसेंस लेना हो सकता है। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। और कुछ लोकल रजिस्ट्रेशंस भी होते हैं जो म्यूनसिपैलिटी से गवर्न होते हैं, जैसे कि शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट का रजिस्ट्रेशन, ट्रेड लाइसेंसेस। तो ये सेक्टर टू सेक्टर डिपेंड करते हैं। अभी हमने हाल फिलहाल में देखा था कि इंडिविजुअल टैक्स फाइलिंग्स के अंदर कुछ बदलाव हुए थे, तो क्या उनका इम्पैक्ट बिजनेसेस पे भी आ सकता है? जी, कुछ एक्सटेंट तक आ सकता है। बिजनेस अपनी प्लानिंग उस अकॉर्डिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं एक कंपनी का डायरेक्टर हूँ और मैं कंपनी से सैलरी विड्रॉ कर रहा हूँ, तो जब मैं कंपनी में टैक्स पे कर रहा हूँ तो वो एक फ्लैट परसेंटेज पे जाता है, से 25%। बट जब मैं इंडिविजुअल टैक्स पे कर रहा हूँ, अपना एज एन इंडिविजुअल टैक्स पे कर रहा हूँ, तो वो स्लैब रेट्स के अकॉर्डिंग होते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी मेरे बिजनेस का प्रॉफिट था 15 लाख रुपए और मैं अभी तक अपने आप को 5 लाख रुपए सैलरी देता था और उस पर कोई टैक्स नहीं होता था। फिर वो एग्जम्पशन बढ़ा के 7 लाख हुई, तो मैं 15 में से 7 लाख खुद को दे देता हूँ, तो मेरा जो 7 लाख है वो तो नॉन टैक्सेबल हो गया, और फिर बाकी 8 लाख पे मैं अपना 25% पे टैक्स दे दूंगा। तो आप देख रहे हैं कि कैसे वो अमाउंट मैंने कंपनी से अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करके, और वो वैलिड है, उसमें कुछ गलत नहीं है। मैं डायरेक्टर हूँ, मैं वहाँ पे काम कर रहा हूँ, तो मैं सैलरी ले सकता हूँ। तो उस सैलरी पे 7 लाख की मैंने 25% का टैक्स बढ़ा दिया। अब जैसे गवर्नमेंट ने जो अब जो आगे वाला फाइनेंशियल ईयर है 2025-26, उसके लिए इस अमाउंट की लिमिट को 7 लाख से 12 लाख कर दिया। तो मैं अपनी सैलरी भी 7 लाख से 12 लाख करके एडिशनल 5 लाख पे वो 25% बचा सकता हूँ। तो ज़रूर बिजनेस पे इम्पैक्ट आया है। अच्छा, यहाँ पे मुझे एक सवाल मेरे दिमाग में और आया। बहुत सारे बिजनेसेस हैं जो क्या करते हैं कि प्रॉफिट हो रहा है, मान लो 10 करोड़, दिखाएंगे 2 करोड़ या लॉस में, क्योंकि टैक्स ना भरना पड़े, इनकम टैक्स की चोरी। तो ये बहुत कॉमन केस है जो हर जगह हो रहा है। कोई भी अपने आप को ग्रीन में दिखाना ही नहीं चाहता, सब आपको अपने आप को लॉस में ही दिखाना चाहते हैं। शायद यही वजह है कि इतने कम टैक्स पेयर्स एक्चुअली इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल कर रहे हैं और भर भी रहे हैं। ऐसे लोगों के ऊपर, ऐसे बिजनेसेस के ऊपर, चाहे वो छोटे हैं बड़े हैं, क्या इम्प्लीकेशंस आ सकती हैं? देखिए, जो बिजनेस अपने बिजनेस के प्रॉफिट्स को गलत तरीके से कम कर रहे हैं और उस पर कम टैक्स दे रहे हैं, तो उनको बहुत सतर्क हो जाना चाहिए। क्योंकि हमारा डिपार्टमेंट, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, बहुत ही एक्टिव हो चुका है, और वो किसी भी टैक्स पेयर को अगर उसने गलत रिटर्न फाइल किया है तो नहीं छोड़ने वाले। सिंपली आप समझ लीजिए कि कोई भी आदमी गलत टैक्स पे करके नहीं बच सकता, कम टैक्स पे करके नहीं बच सकता, क्योंकि डिपार्टमेंट के पास इतने सारे टूल्स आ गए हैं अब आपकी एक्टिविटीज़ को ट्रैक करने के, कि आप उस घेरे में फंस चुके हैं अगर आप गलत फाइलिंग करते हैं। और सबसे पहला नुकसान क्या है, आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, पेनल्टीज़ देनी पड़ेगी, आपके ऊपर इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, जेल जा सकते हैं आप,
चौथा, आपका जो सोशल स्टेटस है उस पर भी इम्पैक्ट आएगा। अगर आप मान लीजिए कल को आप किसी कारणवश डिपार्टमेंट आपको उठा के ले जाता है, जेल में कर देता है, तो देखिए आपका सोशल इम्पैक्ट स्टेटस कितना इम्पैक्ट होता है। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए ज़रूरी है कि हम टाइमली रिटर्न फाइल करें और सही तरीके से करें, क्योंकि आज की डेट में बचा इनकम टैक्स की नज़रों से नहीं बचा जा सकता, किसी भी तरीके से नहीं बचा जा सकता। मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ। अब जो आने वाला नया इनकम टैक्स एक्ट है जो अभी पार्लियामेंट में पेश हुआ है और शायद अगले सेशन में पास भी हो जाए, उसमें एक प्रोविज़न है कि अब डिपार्टमेंट में अगर आपका केस लगता है तो वो आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स तक को एक्सेस कर सकते हैं। तो देखिए कितना खतरनाक है, इंट्रूसिव हो जाएगा। जी। और इस पे भी बहुत सारी बातें भी चल रही हैं कि ये प्राइवेसी का उल्लंघन है, आप किसी के सोशल मीडिया अकाउंट्स पे नहीं जा सकते। बिल्कुल। और आज की डेट में भी डिपार्टमेंट के पास बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। फॉर एग्जांपल आप अभी आप जाके किसी फॉरेन कंट्री में आप एफडी करा दें, देखिए अगले साल आपको नोटिस आ जाएगा कि आपकी वहाँ पे एफडी क्यों है। और वो नोटिस क्यों आएगा? क्योंकि डिपार्टमेंट के पास इतना रोबस्ट सिस्टम है, आपकी इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा है। अब देखिए सब कुछ तो उन्होंने लिंक कर दिया है, आप आधार से पैन से पासपोर्ट, वोटर आईडी, एवरीथिंग इज लिंक्ड, राइट। तो सारी इन्फॉर्मेशन है डिपार्टमेंट के पास। यू विल बी सरप्राइज टू नो कि किस एक्सटेंट तक आपका डाटा डिपार्टमेंट के पास है। तो ये बाकी सब लोगों का डेटा नहीं है। मतलब अगर आज हमारी सरकार कहती है कि बस फॉर एग्जांपल 1 करोड़ लोग जो हैं तरीके से आईटीआर भर रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि 99 करोड़ लोग भूखे मर रहे हैं। उनमें से कई लोग ऐसे हैं जो साल के कई 100 करोड़ रुपए ज़्यादा से कमा रहे हैं, तो वो कैसे डेटा से बच जाते हैं? देखिए धीरे धीरे सबका नंबर आएगा। तो मैं यही कह सकता हूँ कि धीरे धीरे सबका नंबर आएगा। अभी आप एक सिस्टम में थे, देखिए डिपार्टमेंट अगर आप पिछले 3-4 सालों की एक्टिविटीज़ देखेंगे तो वो धीरे धीरे सब कर रहे हैं, होते जा रहे हैं। जी। अभी उनका जो पंजा है वो सैलरीड क्लास पे है। तो इजी है क्योंकि सैलरीड क्लास की जो सैलरी है वो वाइट में आ रही है, ऑनलाइन आ रही है, मतलब छुपाने को कुछ है ही नहीं। और दूसरा एग्जांपल दूं, पहले तो मैं सैलरीड क्लास वाला ही आपको एग्जांपल देता हूँ। सैलरी क्लास में देखिए पहले क्या होता था कि बहुत से लोग फेक रेंट रिसीट्स लगाते थे, फेक डोनेशंस दिखाते थे, फेक मेडिकल एक्सपेंसेस दिखाते थे, एटीसी दिखाते थे। आज की डेट में दिखाइए, डर लगता है लोगों को वो करने में। और उससे पहले जो टैक्स फाइलिंग कर रहा है वही मना कर देता है कि आप बिल्कुल मत कीजिए। फिर भी कोई ढीठ आदमी आया कहता है कि नहीं मुझे तो करना ही है, तो फिर आप तैयार रहिए कि आपके पास नोटिस आ जाना है। दूसरी बात करेंगे जो आपने कहा बिजनेस इसके लिए कैसे इम्पैक्ट कर रहा है। आपने एक न्यूज़ देखी होगी थोड़े दिन पहले कि एक गोलगप्पे वाला था, उसको जीएसटी डिपार्टमेंट से नोटिस आ गया। तो वो क्यों आया? क्योंकि सिस्टम रोबस्ट हो चुके हैं। तो वो क्या करता था, यूपीआई से पैसे ले रहा था। तो जब वो यूपीआई से पैसा ले रहा था तो डिपार्टमेंट के पास उसका ट्रैक था। तो उसने 40 लाख से ज़्यादा की रिसीट्स थी उसकी। तो डिपार्टमेंट ने उसे नोटिस भेजा कि आप 40 लाख से ज़्यादा की सेल कर रहे हो तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है। तो इस तरीके के केसेस भी अब डिपार्टमेंट के नोटिस में आ रहे हैं और वो उस पर एक्शन भी ले रहे हैं। और धीरे धीरे जैसे सिस्टम और रोबस्ट होगा, देखिए रिसोर्सेज भी होने चाहिए उतने। अब सीधा 99 करोड़ लोगों को जाके पकड़ लेना या नोटिस भेज देना आसान नहीं है जी। बट मेरा इससे दूसरा सवाल मैं पूछने वाली थी, इतने में आपने गोलगप्पे वाले का जिक्र कर दिया। आजकल बहुत सारे लोग हैं जो घर में बैठे अपना छोटा छोटा काम कर रहे हैं, महिलाएं हैं, बहुत सारे लोग होम किचन चला रहे हैं, बहुत अलग अलग प्रकार के घर से बैठे काम हो रहे हैं। ऐसे भी लोग हैं जो घर से काम कर रहे हैं, कुछ पैसा कैश में ले लेते हैं, कुछ पैसा यूपीआई से ले लेते हैं। तो ऐसे लोगों को शायद नॉलेज ही नहीं है कि उनको भी अपना प्रॉपर बिजनेस रजिस्टर कराना चाहिए। मतलब आप एक लेवल के बाद आप अपने आप को छोटा व्यापार नहीं कह सकते, अर्न कर रहे हो तो करना पड़ेगा। देखिए इसके लिए सबसे पहले तो अवेयरनेस ज़रूरी है। अवेयरनेस कैसे आएगी? जैसे आपके चैनल है, आज हम बात कर रहे हैं तो लोगों को अवेयर होना पड़ेगा। आप लोगों के माध्यम से ये अवेयरनेस बढ़ेगी। मतलब कोई ऐसी कोई फिगर है कि अगर आप साल का इतना अर्न कर रहे हो, चाहे आप यूपीआई के जरिए ले रहे हो, कैश के जरिए ले रहे हो, कोई ऐसी फिगर कि अब आप इंडिविजुअल नहीं हो, अब आप छोटे नहीं हो, अब आप बिजनेस बन चुके हो? जब आपका सर्विस का टर्नओवर 20 लाख से ऊपर चला जाए सालाना, और जब आपका गुड्स का, ट्रेडिंग का या मैन्युफैक्चरिंग का जो टर्नओवर है वो साल का 40 लाख से ऊपर चला जाए, तब आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो जाता है। ठीक है। इसके साथ ही जब आपकी एनुअल इनकम 2.5 लाख से ऊपर चली जाए तब आपको इनकम टैक्स रिटर्न मैंडेटरी हो जाती है। कई लोगों को लगता है कि 7 लाख तक मेरी इनकम है, मेरी तो नॉन टैक्सेबल इनकम है, तो मुझे रिटर्न फाइल नहीं करनी, जो कि बहुत बड़ी गलतफहमी है। तो इनकम टैक्स की रिटर्न आपकी तभी एप्लीकेबल होगी जब आपने 2.5 लाख की लिमिट क्रॉस की। ठीक है। अब चाहे वो आपको टैक्स ना देना हो, बट इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। दूसरी चीज़, कई लोगों को ये गलतफहमी भी होती है कि अगर मेरा टीडीएस डिडक्ट हो गया है तो मुझे रिटर्न नहीं फाइल करनी।
अब तो फिर भी थोड़ी सी अवेयरनेस है, बट आज से अगर 4-5 साल पहले चले जाएँ तो ये बहुत बड़ा मिथ था कि मेरा टीडीएस डिडक्ट हो गया तो मुझे रिटर्न फाइलिंग की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे कि सर ने कहा कि अगर आप घर से अपना किसी भी प्रकार का बिजनेस चला रहे हैं, अगर आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो अगर आप सालाना 20 लाख या 20 लाख से ज़्यादा अर्न कर रहे हैं तो आपको जीएसटी के लिए रजिस्टर करना ज़रूरी है। प्लस अगर आप गुड्स में हैं, मैन्युफैक्चरिंग में है या ट्रेडिंग में है और अगर आप सालाना 40 लाख से ज़्यादा या 40 लाख भी अर्न कर रहे हैं तो आपको जीएसटी के लिए रजिस्टर करना बहुत ज़रूरी है। और अंत में इन्होंने ये भी कहा, जो सैलरीड क्लासेस सोचती है कि 7-7.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है तो हमें इनकम टैक्स रिटर्न भरने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो बहुत गलत है। इनफैक्ट आपको 2.5 लाख रुपए तक भी अगर आप अर्न कर रहे हो, वहीं से हमारा मीटर शुरू हो जाता है, वहां से आप आईटीआर भर सकते हैं। प्लस आईटीआर के केस में तो निल आईटीआर का भी सिस्टम है। आईटीआर सिर्फ इसलिए नहीं भरी जाती कि हमें टैक्स पे करना है, बट आईटीआर हमारी सैलरी का, हमारी अर्निंग्स का, और हम एक्चुअली एक अर्निंग मेंबर है, अपनी कंट्री के सिटीजन हैं, उसका भी एक प्रूफ होती है। तो अदरवाइज भी आपको फाइल करने ही चाहिए, चाहे बिजनेस है या चाहे सैलरीड इंडिविजुअल हैं, दोनों के लिए ही बहुत बहुत नेसेसरी है। वेल, थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत सारे डाउट क्लियर किए, बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर करे हमारे ऑडियंस के। एंड हम कोशिश करेंगे कि जल्द ही हम वापस मुलाकात करें, वापस सैलरीड क्लास और बिजनेसेस के लिए थोड़े ट्रैक्स के प्रावधान को सिंप्लीफाई करें। श्योर, थैंक थैंक यू। यू सो मच फॉर कमिंग हियर।